नमस्कार, आप देख रहे हैं वीस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राहुल गांधी दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली अब दूर नहीं, शायद राहुल गांधी की ब्रिगेड यही कहना चाह रही है और अब बाकायदा प्रेस के सामने ये कहा भी जा रहा है। जी हां, जयराम 24 में राहुल गांधी पीएम बनेंगे, इस बात की घोषणा कर दी है। पीएम बनेंगे या नहीं ये तो ये देश की जनता तय करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि 107 दिन बीत जाने के बाद 108वें दिन, बहुत ही शुभ अंक है 108 का, 108वें दिन जब राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे तो उनका कार्यकर्ताओं सहित जनता ने जोरदार स्वागत किया और इस स्वागत में राहुल पूरी तरह अभिभूत दिखे, उत्साहित दिखे और लाल किले से उनकी गर्जना भी हुई। हम आपको बताएंगे कि इस 107 दिन में जो कुछ भी हासिल किया उसमें राहुल गांधी का प्रोजेक्शन विपक्ष के नेता के तौर पर हुआ और पूरी तरह से भारत को समझ पाने और लोकतंत्र में किस स्तर पर कांग्रेस को आगे जाकर के काम करना है ये शायद उन्होंने समझ लिया है। इसलिए वो बार बार अब कहते हैं अब वो राहुल नहीं रहा जो पहले था। सवाल यह है कि राहुल बदल गए हैं या राहुल ने पूरे भारत को समझ लिया है और भारत कितना टूटा हुआ था, कितना जुड़ा है, ये राहुल गांधी अब कह रहे हैं। लाल किले के प्रांगण से राहुल गांधी ढेर सारी बातें करेंगे और उन बातों का अपना मतलब है, अपना मंतव्य है, पार्टी के दृष्टिकोण से, लोगों के दृष्टिकोण से, और इस लोकतंत्र में जो सत्ता पक्ष से सहमत नहीं है उसका भी विरोध वो दर्ज कराएंगे। इसलिए उस लोकतंत्र की जय है जिसमें 135 करोड़ की आवाम, इस देश में एक महामारी जिसकी आहट इस देश में हो चुकी है, उससे जूझते हुए राहुल की यात्रा का स्वागत किया जाना चाहिए। ये जनता कह रही है, ऐसा राहुल दावा कर रहे हैं, तो इस लोकतंत्र में इसे भी स्वीकार करना ही होगा क्योंकि यही लोकतंत्र का तकाजा है। सवाल यह है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर जो कुछ बयान दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता के तौर पर जो कुछ भी कह रहे हैं, या 107 दिन पूरे हो जाने के बाद कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से वो रीलॉन्च कर रहे हैं, इन तीनों पर मंथन और विश्लेषण होना चाहिए। हम आपको एक सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इस 107 दिन में राहुल ने प्राप्त क्या किया और जो कुछ भी उन्होंने खोया है, जिस पर अभी कांग्रेस पार्टी विचार नहीं कर रही है, उस पर भी हम संकेत करेंगे, उस पर भी हम नजर दौड़ाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप इससे असहमत हों, लेकिन सहमति और असहमति के रास्ते पर एक जनमत जरूर तैयार होगा। हम आपको बताते हैं केरल से जो यात्रा राहुल गांधी ने 7 सितंबर को शुरू की थी, वो फिलहाल दिसंबर के इस पड़ाव पर अब दिल्ली में समाप्त नहीं होने जा रही, लेकिन कुछ दिन इसका विराम होगा। 3 जनवरी से यह यात्रा फिर शुरू होगी। 7 राज्यों की यात्रा करके 3000 किलोमीटर पैदल चल के राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं। कई ऐसे पड़ाव भी आए। केरल वो ऐसा राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा समय दिया अपने आप को फिर से स्थापित करने के लिए, लेकिन हम आपको जरूर याद दिलाएंगे उसी केरल में जहां पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे थे और जहां के मुख्यमंत्री धुर दक्षिण पंथ का विरोध करने वाले हैं, उन्होंने यह बयान दिया था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मोदी सरकार या बीजेपी को कमजोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि मार्क्सवादी सरकार को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने के लिए एक बड़ी कवायद कर रहे हैं। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इसे सुना और इसे स्वीकार किया। यह उस केरल से शुरुआत थी जहां पर वहां के मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया था और भारत जोड़ो यात्रा पर ढेर सारे दावे किए गए थे। और उसके बाद यह यात्रा बढ़ती है। यात्रा के कई ऐसे पड़ाव आते हैं जहां राहुल गांधी ने हर उस स्थान पर सिर्फ यही कहा कि मैं वो सौदागर हूं जो प्रेम बांटता हूं और नफरत को दूर करने के लिए तमाम प्रयास कर रहा हूं और इसके लिए पूरे भारत का दौरा कर रहा हूं, पूरे भारत को जानने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि इस
दौरान राहुल गांधी कई स्थानों पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अपने या अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की कमियों को बाकायदा बताते हुए नजर आए और उन्होंने यह स्वीकार किया कि कहीं न कहीं पिछले 8 सालों में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से, आम जनता से दूरी बनाए रखी और उस दूरी को पाटने का भी काम राहुल गांधी करेंगे, ऐसा उन्होंने बार बार इंगित किया। और इसके कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं, लोगों और दक्षिणपंथ और भाजपा के विरोधियों ने राहुल गांधी का पूरी तरीके से साथ दिया और इस साथ देने का परिणाम हुआ कि यह यात्रा का एक अगला पड़ाव जब महाराष्ट्र पहुंची, ये यात्रा, उस यात्रा पर उन्होंने एक बार फिर वो बयान दिया कि वो लोग जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेके उनको राष्ट्रवादी बताया जा रहा है। इस राष्ट्रवाद का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। और याद करिए, ये वही समय था जब 3 प्रमुख राज्यों में चुनाव हो रहे थे। हालांकि दिल्ली का चुनाव एमसीडी का चुनाव था, लेकिन हिमाचल और गुजरात में चुनाव हो रहा था। और इस चुनाव के दौरान जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की, उसका सीधा परिणाम गुजरात में क्या हुआ ये आप देख सकते हैं। हालांकि यही एक मूल कारण नहीं था, इसका कारण वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार या डबल इंजन सरकार का वो प्रयोग, वो प्रयास था जो 27 सालों बाद भी प्रचंड बहुमत से गुजरात में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन जिस तरीके से सावरकर पर सवाल उठाया, उसका परिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे के सर्वे सर्वा वो नेता जो खुले तौर पर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करते रहे और जेल से छूटने के बाद उन्होंने ये कहा था कि वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे, शामिल होने की बात तो दूर, उन्होंने कहा था कि राहुल ने जो बयान दिया है वो महाराष्ट्र की राजनीति में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ये वही राहुल हैं जिनके कारण महाराष्ट्र में जितना उफान और जितना कारवां जुड़ना था वो नहीं जुड़ पाया। ये वो पड़ाव था जब महाविकास अघाड़ी के शिवसेना और शरद पवार का भी जिक्र हम करें तो एक भी ऐसा बयान नहीं आया जब राहुल की यात्रा के संदर्भ में वो मील का पत्थर साबित हो। यात्रा आगे बढ़ती है और यात्रा के उस पड़ाव में हम कुछ राज्यों का जिक्र नहीं करेंगे। हालांकि गुजरात का अगर जिक्र करें तो चुनाव के दौरान कुछ मीटिंग्स राहुल गांधी ने ली, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां पर किस तरीके से रिवाइव कर पाई या महाराष्ट्र तक पहुंची यात्रा का क्या परिणाम गुजरात में कांग्रेस को देखने को मिला, वो अब हमें बताने की जरूरत नहीं है। परिणाम सामने है, वो सहज देखा जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ते रहे ये कहते हुए कि भारत टूटा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई प्राकृतिक तौर पर टूटा है, उन्होंने कहा दिल बहुत टूटे हैं। अब दिल किस तरह से टूटे हैं उसका मापन राहुल गांधी किस तरीके से कर रहे हैं ये हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वो महसूस करते हैं कि दिल टूटा है और उनकी यात्रा से ये भारत जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है ये समय बताएगा। लेकिन लोकतंत्र में अगर किसी के प्रयास से देश की मजबूती होती है, आम जनता में या वैमनस्यता की कोई लकीर हो अगर वो पटती है, तो निश्चित रूप से ये सराहनीय प्रयास और सराहनीय कदम कहा जाएगा। और इसमें अगर राहुल की कोई भूमिका है सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। ये वही यात्रा है जब राजस्थान पहुंचती है और उसके बाद हरियाणा में समय बदलता है और प्रकृति से खिलवाड़ का एक परिणाम की यह पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है। महामारी से जूझती इस दुनिया में के सामने एक बड़ा संकट और वो कोरोना का है। और इसी कोरोना संकट में जब राहुल गांधी से सरकार के तरफ से, सरकार के स्वास्थ्य, मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक अपील की गई और उस अपील में कोविड प्रोटोकॉल को अपनाने या यात्रा को स्थगित करने के लिए अपील की गई और उसके बाद एक राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया का ऐसा दौर चला जो अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब भी वो जारी है। और यह कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से सरकार घबरा गई है, इसलिए
भारत जोड़ो यात्रा को रद्द करने या स्थगित कराने, खत्म कराने की एक बड़ी साजिश है। खैर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। इसे लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के साथ साथ हमें स्वीकार करना चाहिए। उसका परीक्षण परिमार्जन के तरीके से करते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए हमें मूल्यांकन करना चाहिए कि किसके आलोचना में कितनी ताकत है। सवाल यह है कि कोई डरेगा क्यों? अगर राहुल गांधी की यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से वो लोग जो सरकार के काम से या उसकी उपलब्धियों से नाखुश हैं, वो विपक्ष के साथ जुड़ते हैं, तो लोकतंत्र में इससे स्वस्थ परंपरा और प्रक्रिया क्या हो सकती है? लेकिन डर जैसी बात अगर कहा जा रहा है तो शायद ये उस बात को ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है जो आम जनता के गले नहीं उतर रही है। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इसी यात्रा के दौरान एक बार फिर 3 राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम कांग्रेस के लिए इतने सुखद नहीं रहे, व्यक्तिगत राहुल गांधी के लिए, कि वो ये दावा कर सकें कि उनकी यात्रा का परिणाम है। मैं हिमाचल प्रदेश के परिणाम की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, और तब भी एबी स्टार न्यूज पर बाकायदा ये विश्लेषण किया गया कि किस तरीके से हिमाचल का चुनाव वहां पर स्थानीय नेताओं के द्वारा और मुद्दों के आधार पर कार्यकर्ताओं के मेहनत की ताकत पर जीता गया था। लेकिन श्रेय का मतलब है, चूंकि हाई कमान है और हाई कमान के नेता के तौर पर, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर राहुल को भी इसका श्रेय जाना चाहिए। शायद कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है और हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र का यही तकाजा है। अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जब यह यात्रा हरियाणा से आगे बढ़ते हुए दिल्ली पहुंचती है, और दिल्ली पहुंचने पर राहुल गांधी का जोरदार स्वागत होता है। कारवां आगे बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, और अपार जनसमूह के साथ एक बार फिर यह दावा किया गया कि कोविड प्रोटोकॉल के बहाने कांग्रेस को सीमित करने या कारवां को रोकने की एक बड़ी साजिश हो रही है। सवाल यह है कि अगर साजिश हो रही होती तो इसे जबरन रोका जाता। लेकिन यह ठीक है, जो विरोध रखते हैं, सरकार के कामों से नाखुश हैं, सरकार की नीतियों से नाखुश हैं, उनको ये बातें अच्छी लगेंगी। लेकिन आवाम 135 करोड़ का है, आम जनमानस इसका मूल्यांकन जरूर करेगा कि सरकार कितना डर रही है। अगर वो कहा जा रहा है डर रही है, तो डर भी रही है या नहीं, या राहुल गांधी किस स्तर पर अपने आप को ज्यादा परिपक्व कर इस देश में विपक्ष की राजनीति को मजबूत करते हुए 2024 में एक एजेंडा सेट करना चाहते हैं। और ये एक बेहतर प्रयास है, शायद इसका भी मूल्यांकन होगा। और लाल किले के प्रांगण से जब वो ये बातें कहेंगे तो शायद ये बहुत अच्छा होगा कि जब देश की आर्थिक, सामाजिक उन नीतियों पर जिसमें कोविड प्रोटोकॉल के तहत जब पूरी दुनिया एक बार जूझ रही है, तब भारत ने जो कुछ भी गेन किया है, उस गेन की स्थिति में कितना कुछ प्लस किया जाए, कितना कुछ जोड़ा जाए, शायद इस अनुभव को परिपक्वता से के साथ बताने की अगर कवायद की जाए तो कांग्रेस पार्टी का प्रोजेक्शन बेहतर तरीके से हो सकता है। लेकिन व्यक्तिगत आरोप और दिलों को जोड़ने की बात कहकर शायद इस देश में लोकतांत्रिक भारत के 135 करोड़ नागरिकों का एक बड़ा अपमान है, जिसमें बार बार यह कहा जा रहा है कि भारत को जोड़ा जा रहा है। भारत टूटा कब था राहुल जी, यह सवाल अहम है। और भारत को तोड़ने की कोई कोशिश कर भी कैसे सकता है, यह भी सवाल राहुल जी अहम है। और इस सवाल का जवाब जनता पूछेगी, मीडिया पूछेगी, अगर ये आप कहते हैं कि यह सवाल मौजू है कि इस देश में दिलों को तोड़ा गया। अगर वो सवाल मौजू है तो सवाल यह भी है कि पिछले कई वर्षों से अगर जनता के बीच में दूरियां होती तो हम 135 करोड़ की आवाम इस देश में अपनी मेहनत के बल पर कोविड जैसे महामारी को हराने में सफल हुए, और कोई भी भूखा नहीं मरा, और देश की अर्थव्यवस्था जो माइनस में पहुंची थी, आज हम फिर 6 से 7% के ग्रोथ रेट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें काफी कुछ हद तक हम सफल भी हुए हैं। हमारी रेटिंग्स
तमाम वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं या वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं या देश के किसी भी मंच, अंतर्राष्ट्रीय किसी भी मंच से अगर आप देखें तो उसमें भारत की रेटिंग एक उज्जवल और प्रखर देश के रूप में हुआ। और इसी कोरोना के काल में भारत को G20 की अध्यक्षता की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे निभाने के लिए भारत तत्पर हो चुका है। सवाल यह है कि अगर इस देश में कुछ टूटा होता, लोगों के दिल जुड़े ना होते, तो इस ताकत का एहसास जिसका जिक्र प्रधानमंत्री हर एक संबोधन में करते हैं कि 135 करोड़ की आवाम पर उन्हें पूरा भरोसा है, तो ये दिल और ये देश यहां पर टूटन जैसी बात का जिक्र करके किसी भी मुद्दे का सामान्यीकरण क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस और राहुल गांधी से यह सवाल है। लोग कहते हैं कि विपक्ष से सवाल पूछा जाता है, सत्ता पक्ष से नहीं। सवाल यह है कि जब देश में लोकतंत्र परिपक्व हो जाता है तो विपक्ष की भी भूमिका उतनी होती है, क्योंकि विपक्ष का नेता बनाए जाने के बाद जनता उससे भी अपेक्षा करती है कि वो ऐसे मुद्दे उठाए जिस पे सरकार का गिरेबान बहुत ही मजबूती से पकड़ा जाए। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब ये 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद 108 दिन में प्रवेश की ही यात्रा जब लाल किले के उस प्रांगण से राहुल गांधी एक बार देश को संबोधित करेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो हमें अपेक्षा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर एक मुद्दे पर वो एक ऐसा सवाल उठाएंगे जो 2024 के चुनाव का एजेंडा बने। और यही वो दरकार है और यही वो अपेक्षा है जिसको जनता कई वर्षों से इंतजार कर रही है कि वो कांग्रेस की तरफ से उठाया जाए। अगर ये सवाल किया जाता है और इसको किसी भी पार्टी के प्रति भक्ति के तौर पर देखा जाता है, तो शायद कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा और सोचना होगा कि आखिर हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो सवाल हमसे किया जा रहा है वो इस देश के नागरिकों की, इस देश के मीडिया की अपेक्षा है कि कांग्रेस ऐसी सबसे पुरानी पार्टी जिसको सत्ता का सबसे बड़ा अनुभव रहा हो, उससे जनता की कितनी बड़ी अपेक्षा है। और शायद इस सोच के साथ जब कुछ बातें की जाएंगी तो वो देश का एजेंडा होगा, 2024 का एजेंडा होगा। और उसके पहले जिस तरीके का दावा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पार्टी के वरिष्ठ नेता, यहां तक कि जयराम रमेश की तरफ से किया जा रहा है, उस पर भी सवाल उठना चाहिए कि अगर 2024 में राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो उस विपक्षी एकता का क्या, जब इस देश में कई ऐसी बातें कही जा रही हैं, जब सामने शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल सहित वो तमाम नेता हैं जिन्हें इंतजार है कि उनका भी प्रोजेक्शन किया जाए। क्योंकि कई राज्यों में कार्यकर्ताओं के स्तर से लेकर के अपनी भूमिका और अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर वो ये कह सकते हैं कि भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर उन्हें भी प्रस्तुत किया जाए। और तब एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पर आती है कि यदि मोदी के प्रचंड रथ को रोकना है तो विपक्ष की एकता के लिए 3 कदम पीछे हट आकर के कुछ ऐसी बात रखनी है जिससे विपक्षी एकता में आ रही गांठें खुल जाएं। और उसके पहले गांठ खुले कि इस यात्रा के माध्यम से दिल्ली पहुंचने पर एक सिंबॉलिक तौर पर, और वो भी लाल किला पहुंचने से पहले, यह बयान दिया जाता है कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, दावेदार होंगे। और यह दावा ठोकने के बाद आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि जिस मोदी के प्रचंड रथ को रोकने की कोशिश की जा रही है, जिस विपक्षी एकता की ताकत पर, उसके ताकत में कितनी ताकत है, कितना दमखम है। और यही वो बातें हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने प्राप्त करने की कोशिश की है। जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया है उससे कांग्रेस का रिवाइवल तो जरूर दिखता है, कार्यकर्ताओं में एक नई जान आती है। और हिमाचल जैसे प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद एक ऐसा बूस्टर मिला है जिसके बल पर कांग्रेस कुछ कर गुजरने के लिए आगे बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसा एजेंडा सेट किया जाए
जिसके आधार पर मोदी सरकार को घेरा जा सके। शायद देश की जनता की यही मांग है। बहरहाल दिल्ली पहुंचने के बाद राहुल गांधी का जोरदार स्वागत हुआ और तिरंगा और कांग्रेस के झंडे से लोग किस तरीके से राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं हम आपको पूरा स्क्रीन पर दिखाते हैं। हम अपने पीसीआर टीम से अनुरोध करेंगे कि वो फुल स्क्रीन पर कुछ दृश्य दिखाएं। ये वो चंद तस्वीरें हैं जो दिल्ली पहुंचने के बाद राहुल गांधी का जिस तरीके से स्वागत किया गया। कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, आप कह सकते हैं कि पूरे देश से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रमुख कार्यकर्ता, पीसीसी से जुड़े हुए कई सदस्य पूरी तरीके से जैसे ही यात्रा का प्रवेश दिल्ली में हुआ, बदरपुर बॉर्डर से लेकर के और लाल किले पहुंचने तक और संबोधन के पहले तक राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। और यह हुजूम देख करके कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने पार्टी में एक नई जान फूंक दी है। निश्चित रूप से राजस्थान और हरियाणा में जिस तरीके की भीड़ जुटी है और जिस तरीके से लोगों ने स्वागत किया है, उसका सीधा असर यह दिखता है कि कांग्रेस पार्टी में एक नई जान आई है। और एक नई जान आने के बाद अब पार्टी के स्तर पर रणनीतिकारों को यह सोचना होगा कि कुछ ऐसा एजेंडा सेट किया जाए जिसमें नेगेटिव पॉलिटिक्स की बजाय एक पॉजिटिव विपक्ष के नेता के तौर पर, पार्टी के तौर पर, जिसमें विचारधारा भी है, उस विचारधारा के आधार पर सरकार को घेरने की कवायद शुरू हो। और उसमें अगर सफलता हासिल होती है तो ये लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी विपक्षी पार्टी की तरफ से एक बेहतर प्रयास होगा। लेकिन देश के सामने एक बड़ी चुनौती महामारी के रूप में कोरोना, और उस कोरोना महामारी को देखते हुए, हालांकि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि राहुल गांधी ने भी मास्क लगाया हुआ है और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनकी मां अर्थात जो अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष रही लेकिन फिलहाल वो अब अध्यक्ष नहीं है, लेकिन हाईकमान में उनकी भूमिका क्या है आप जानते हैं। अपनी मां के साथ राहुल यात्रा को आगे जो कारवां बढ़ रहा है उसमें आप देख सकते हैं। और सोनिया गांधी से कुछ गुफ्तगू करते हुए यात्रा के ही दौरान ये एक बहुत ही अच्छा दृश्य कहा जा सकता है, जिसमें पार्टी के कई नेता उनके इर्द गिर्द दिख रहे हैं। भीड़ एक कारवां के तौर पर किस तरीके से आगे बढ़ रही है, हुजूम है लोगों का और उत्साह भी है। इस उत्साह के साथ राहुल गांधी ने निश्चित रूप से 3000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जब ये दिल्ली पहुंचे हैं और 108वें दिन में यात्रा प्रवेश कर पाई है, तो ऐसे में जो कुछ भी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर और जो उनका संकल्प रहा है भारत को जानने समझने का, निश्चित रूप से वो बेहतर रहा है। लेकिन अपेक्षा के अनुरूप अब जरूरत इस बात की है कि पार्टी एक एजेंडा सेट करे और ये बताए कि जो कुछ भी अनुभव राहुल गांधी ने इन 7 राज्यों की यात्रा के दौरान प्राप्त किया, सिर्फ दिल टूटे हैं, नफरत बढ़ी है, और इन्हीं दिलों को जोड़ने से क्या देश में वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत की जा सकती है। शायद कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करने की दरकार है। और जब इस बात को कांग्रेस पार्टी समझ पाई तो निश्चित रूप से एजेंडा के आधार पर यह पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन आज लाल किले से जो कुछ भी राहुल गांधी बोलने जा रहे हैं वो 2024 का एक बेहतर एजेंडा होगा और वैकल्पिक राजनीति में, विपक्ष की राजनीति में कांग्रेस की भूमिका प्रभावी होगी। हम यही अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दो राय नहीं कि तमाम झंझावातों और मुश्किलों का सामना करते हुए अपने निर्जीव पड़े संगठन को जगाते हुए राहुल गांधी ने जो यात्रा तय की है वो पैदल चलते हुए दिल्ली तो पहुंच गए हैं, लेकिन रायसीना हिल की यात्रा अभी कितनी लंबी है शायद ये वो अब तय करना बाकी है। ये तय कांग्रेस पार्टी या उसके रणनीतिकार कैसे करेंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन लाल किले से वो जो कुछ भी बोलेंगे उसका बड़ा मतलब है, बड़े मायने हैं, और शायद 2024 का एजेंडा यहीं से तय होना शुरू हो जाएगा। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज।
क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।